हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल स्टूडियो। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग एंड आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग। सो स्टीरियोटाइपिंग मतलब जब सोसाइटी किसी एक कम्युनिटी के बारे में एक व्यू पॉइंट बना लेती है जो कि गलत है, ठीक है ना, गलत व्यू पॉइंट बना लेती है, फिर पूरी कम्युनिटी को अपन उसी व्यू पॉइंट के बेसिस पे जज करने लगते हैं। जैसे कि गर्ल्स के बारे में व्यू पॉइंट है कि गर्ल्स को गाड़ी चलानी नहीं आती, उनको लेफ़्ट राइट समझ में नहीं आता, उनको पार्क करनी नहीं आती, गाड़ी कहीं पे भी ठोक देती हैं, ठीक है ना, लेफ़्ट दे के राइट मुड़ जाती हैं, राइट सिग्नल दे के लेफ़्ट मुड़ जाती हैं, जिसके ऊपर आपको सोशल मीडिया में हज़ारों मीम्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। बट ये सही नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की से गाड़ी चलाती नहीं आती, हो सकता है कि कुछ से नहीं आती हो, पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं, लड़कों से भी अच्छी गाड़ी चलाती हैं। लेकिन ये स्टीरियोटाइप है, पूरी मतलब कि पूरी गर्ल्स कम्युनिटी को अपन ने टैग दे दिया है कि ऑल गर्ल्स आर बैड ड्राइवर, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बॉयज़ के बारे में स्टीरियोटाइप है कि बॉयज़ रो नहीं सकते हैं, रोने से बॉयज़ कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, जो कि वो भी गलत है। तो ऐसे ही स्टीरियोटाइप आदिवासीज़ के बारे में भी हैं। तो देखिए, आदिवासीज़ को ना हमेशा कलरफुल कॉस्ट्यूम में हेड गियर पहने हुए और डांस करते हुए दिखाते हैं। ये दो फोटो देखिए, ठीक है ना। तो हमेशा आदिवासीज़ को ऐसे ही दिखाया जाता है, इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि वो एक्जॉटिक हैं और बैकवर्ड हैं। लेकिन ना ये उनकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। जैसे हर कल्चर की अपनी एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होती है, वो अपने फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में ऐसे ड्रेसअप होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही पहन के घूमते हों, ठीक है। वो भी नॉर्मल डे में अपने जैसे नॉर्मल क्लोथ्स वेयर करते हैं। और अपन ना आदिवासीज़ को ही ब्लेम करते हैं उनके लैक ऑफ एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि वो एडवांस नहीं है उनकी वजह से। बट ऐसा नहीं है। अपन ने ना हमेशा से, मतलब सोसाइटी ने हमेशा से आदिवासीज़ को अपने से बाहर रखा है। लोगों ने हमेशा से आदिवासीज़ को सोसाइटी से बाहर रखा है, इसलिए सोसाइटी में जो एडवांसमेंट हुआ है वो आदिवासीज़ उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, ठीक है। इसलिए वो एडवांस नहीं है, उनके मतलब पूरा ब्लेम उनका नहीं है इसमें। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि आदिवासी है ना, वो नए चेंज के लिए, नए आइडिया के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो नए चेंज को, आइडिया को हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, न्यू आइडिया नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट ये भी गलत है। और लोगों को ये भी लगता है कि हमेशा प्रिमिटिव बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव बैकग्राउंड मतलब झोपड़ी में रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। प्रिमिटिव मतलब पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्टीरियोटाइप समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं आदिवासीज़ के बारे में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, फॉरेस्ट ना हमेशा से बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी एम्पायर के और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में और एग्जिस्टेंस में भी। और अपन को सारी चीज़ें हमेशा से फॉरेस्ट से ही मिलती आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि वैल्यूएबल मेटल्स हो गई, आयरन हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, डायमंड, टिम्बर हो गया, या मेडिसिनल हर्ब्स हो गए लाइक तुलसी हो गई, हल्दी हो गई, ठीक है ना। एनिमल प्रोडक्ट हो गए जैसे हनी हो गया, वैक्स हो गया। और खुद भी एनिमल जैसे कि एलिफेंट हो गया जो कि आर्मीज़ में यूज़ होता है, हॉर्सेस जो यूज़ होते हैं, ठीक है। सब अपन को हमेशा से जंगलों से ही तो मिलता है, ये सब चीज़ें जंगलों में ही तो रहती है ना। तो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को क्लीन करने में, रिवर वाटर को क्लीन करने में, क्लीन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं अपन को, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट एक बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। और 19th सेंचुरी तक ना इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉरेस्ट से कवर था, सब जगह जंगल ही जंगल थे। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद 19th सेंचुरी के हाफ तक, मतलब 19th सेंचुरी के बीच तक आदिवासीज़ के पास ना फॉरेस्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज थी। वो फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, उनके पास फॉरेस्ट का बहुत अच्छा एक्सेस था, फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे ना आदिवासीज़ का नॉलेज, उनका एक्सेस, उनका कंट्रोल सब हटता गया, ठीक है। और देखिए, जो एम्परर्स थे ना और एम्पायर्स थे पुराने ज़माने में, जो राजा लोग थे, वो आदिवासी को कंट्रोल नहीं करते थे, जबकि वो आदिवासीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे फॉरेस्ट को एक्सेस करने में। फॉरेस्ट का सारा एक्सेस आदिवासी के पास था, सारी नॉलेज आदिवासी के पास थी, सारा कंट्रोल आदिवासीज़ के पास था। तो जो राजा रहते थे एम्पायर्स के, वो आदिवासी से हेल्प मांगते थे कि वो उनकी हेल्प करे, जिसमें वो फॉरेस्ट को एक्सेस कर पाएँ, फॉरेस्ट में जा पाएँ। तो ये पूरा उल्टा नहीं है जैसे अपन आदिवासी को अपन को आज दिखाया जाता है, जैसे उनको आज शो किया जाता है ना। 19th सेंचुरी से पहले उनकी बिल्कुल डिफरेंट इमेज थी। आज कैसे उनको मार्जिनलाइज और पावरलेस शो किया जाता है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में आदिवासी ना हंटर गैदर थे, मतलब वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और फूल वगैरह, फल वगैरह इकट्ठे करते थे। और नोमैड्स थे, मतलब एक जगह कहीं सेटल होकर नहीं रहते थे, घूमते रहते थे। इसी के साथ साथ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जब एक जगह पे अपन ने क्रॉप ग्रो की और जब वो क्रॉप हो गई पूरी और अपन को उससे मिल गया अपना अनाज, ठीक है, तो अपन फिर वो उस पूरी जगह को आग लगा देते थे, जिसमें वहाँ पे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है क्रॉप एग्रीकल्चर से, वो सारा
ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, वो सारा जल जाए और कुछ टाइम के लिए दूसरी क्रॉप शो करने के लिए वो जगह छोड़ के अपन दूसरी जगह कहीं पे क्रॉप शो कर देते थे, ठीक है ना। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं कि अपन जगह शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर करते हैं। तो बहुत सारी ट्राइब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करती थी और बहुत सारी ऐसी थी जो एक जगह पे रह के कल्टीवेशन करती थी। लेकिन पास्ट के जो 200 साल है ना, जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने पूरा काम बिगाड़ दिया है। तो उन्होंने ना अपनी डिफरेंट इकोनॉमिक चेंजेस से, अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसी लाके और पॉलिटिकल फोर्सेस से, ठीक है ना, स्टेट ने मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इंडस्ट्री ने आदिवासी को फोर्स कर दिया है कि वो अपना जंगल छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएं, दूसरी जगह चले जाएं और एक वर्कर के जैसे काम करने लगें, प्लांटेशन में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने लगे, इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करने लगे और अपना जंगल छोड़ दें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक पोएम भी दी है आपकी बुक में। तो देखिए क्या हुआ, 1830s के आसपास ना झारखंड और उसके आसपास के एरिया से बहुत सारे आदिवासियों को इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लांटेशन में भेजा गया काम करने के लिए। तो वर्ल्ड में लाइक मॉरिशस, कैरेबियन और ऑस्ट्रेलिया तक उन लोग को भेजा गया काम करने के लिए प्लांटेशन। और जो इंडिया की टी इंडस्ट्री है ना, तो पूरा टी का प्रोडक्शन असम में होता है, तो वो पॉसिबल है। और टी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे आदिवासी को असम भी भेजा गया। और आज लगभग असम में 70 लाख आदिवासीज रहते हैं, ठीक है। और जब ये माइग्रेशन हुआ ना, उनको असम लेके जाया गया, तो इस दौरान आदिवासी ने उन्होंने बहुत हार्डशिप सही, बहुत मुश्किलें हुई उनको, बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। इसी का एक एग्जांपल दिया है कि 19th सेंचुरी में अकेले 5 लाख आदिवासी, ठीक है ना, माइग्रेशन के टाइम पे 5 लाख आदिवासी मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी माइग्रेशन में, माइग्रेट करने में, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक सॉन्ग भी लिखा गया है, मतलब सॉन्ग दिया गया है नीचे, जिसमें जो आदिवासी है ना, उन्होंने होप क्या किया था असम कैसा होगा और असम कैसा रियलिटी में निकला वो बताया गया है। तो देखिए सॉन्ग क्या है, कम मिनी लेट्स गो टू असम, आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ असम हु मिनी हैज़ अ ग्रीन गार्डन फुल ऑफ ग्रीनरी। तो मतलब कि इसमें दिखा रहे हैं कि वो कितना होपफुल है असम जाने के लिए। वो कह रहे हैं चलो अपन लोग असम चलते हैं, अपनी कंट्री में कितने ज़्यादा हार्डशिप है, कितनी ज़्यादा सफरिंग है, कितनी गरीबी है, कितना ज़्यादा दुख है, और असम में कितनी हरियाली है, ठीक है ना, कितने बड़े बड़े टी के प्लांट्स, टी के गार्डन्स है, सब कुछ हरा हरा है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि वो असम जाएंगे ना तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। तो आगे की 4 लाइन में दिया है, द सरदार सेज वर्क वर्क, द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग दाम इन, द साहिब सेज आई टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, हे जादूराम यू डिसीव अस बाय सेंडिंग अस टू असम। तो देखिए जब वो रियली में असम गए तो उनके साथ क्या हुआ, जो सरदार है ना, जो काम करवाते हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो बोलते हैं काम करो काम करो, जो बाबूज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो सबको ज़बरदस्ती बंद करते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, ठीक है ना, ज़बरदस्ती सबसे काम करवा रहे हैं। और जो प्लांटेशन के ओनर्स हैं, जो कि ब्रिटिशर्स हैं, वो बोल रहे हैं काम करो नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, ठीक है ना, फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। तो बाद में बोलते हैं कि जादूराम जो कॉन्ट्रैक्टर उनको वहाँ लेके गया था, तो बोलते हैं कि आप तुमने धोखा किया है हमको असम भेज के, जैसा असम के बारे में हमको बताया था असम वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक बहुत ज़्यादा सैडनेस को शो करती है कि कैसी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों ने असम में सही। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए 19th सेंचुरी के बाद से ना जो फॉरेस्ट की लैंड है, जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, वो बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया, ज़मीन को साफ़ किया गया टिम्बर के लिए, और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी खाली ज़मीन हो जाए एग्रीकल्चर करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। और आदिवासी जिस एरिया में रह रहे थे, तो आदिवासी के एरिया में ना बहुत सारे मिनरल्स थे, मतलब जिस जगह में वो रह रहे थे वहाँ बहुत मिनरल्स पाए जाते थे और बहुत नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते थे, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है आपके बुक में, छोटा सा केस स्टडी दी है। तो देखिए जो नियामगिरी हिल्स है ना, वो कालंदी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ठीक है ना। और ये एरिया में मेनली डोंगीरा कॉन्स, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है, वो रह रहे थे बहुत समय से, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी वहाँ पे प्लान कर रही थी एक माइन का और रिफाइनरी सेटअप करने का, जिसकी वजह से आदिवासी इसको वहाँ से हटने के लिए बोला गया। तो उन्होंने इसका विद्रोह किया और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी उनको ज्वाइन किया, ठीक है ना, इस विद्रोह में। और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे आदिवासी को उनकी ज़मीन से हटा दिया गया वहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। और जब उनको हटाया गया ना, तो जिनके पास पावर थी उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन छीन ली और प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्राइबल से उनकी ज़मीन छीन ली गई। और देखिए इससे रिलेटेड डेटा भी दिया है आपकी बुक में कि एक सर्वे में ये बताया गया है
कि जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं माइनिंग की वजह से और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से, उसमें से ऑलमोस्ट 50% ट्राइबल लोग हैं जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और एक दूसरे सर्वे रिपोर्ट के जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की थी, उसमें ये दिखाया था कि 79% आदिवासी जो है ना, वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जितने भी 79% आदिवासी थे, उनको अपना घर छोड़ के, अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ा है माइनिंग की वजह से और इंडस्ट्रियल वर्क की वजह से। इसके अलावा जो उनकी कुछ बची कुची ज़मीन थी, मतलब कि जो ट्राइबल्स की और बहुत सारी ज़मीन थी ना, बहुत सारी ज़मीन उनकी पानी के अंदर चली गई, पानी में डूब गई डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से। जब डैम्स बने ना बड़े बड़े, तो डैम्स के पीछे पानी इकट्ठा होने लगा, तो पानी जो इकट्ठा होने लगा ना, तो वो आदिवासी की लैंड थी जहाँ पे वो पानी इकट्ठा होने लगा और उनकी ज़मीनें पानी में डूब गई। ठीक है, इसके अलावा जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे ना जो ट्राइबल्स की लैंड है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्राइज्ड है, मिलिट्राइज्ड है, मतलब वहाँ पे मिलिट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ पे मिलिट्री बहुत कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्राइब्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अभी और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखिए, इंडिया में 101 नेशनल पार्क हैं जो कि ऑलमोस्ट 40,564 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो यहाँ पे रहता कौन था? यहाँ पे पहले ट्राइबल्स रहते थे। ठीक है, यहाँ पे पहले ट्राइबल्स रहते थे जिनको उनकी जगह से हटा दिया गया वहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाने के लिए, और अब अगर वो वहाँ जाके रहते हैं, अब उनको एनक्रोचर्स बोला जाता है। तो ट्राइबल्स के साथ में बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ठीक है ना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है। तो देखिए, ट्राइबल का तो मेनली अपन ने पहले भी पढ़ा है कि वो ज़मीन को, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को ही सब कुछ मानते थे और उनकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें उनको लैंड से और फॉरेस्ट से ही मिलती थी। तो जब उनसे उनकी लैंड और फॉरेस्ट छिना ना, जब उन्होंने अपना लैंड को और फॉरेस्ट को खोया, तो उसी के साथ उन्होंने अपने लाइवलीहुड को और फूड को, ठीक है ना, उस फूड कमाने को या लाइवलीहुड कमाने को, मेन सोर्स को भी खो दिया, क्योंकि उनको सब कुछ फॉरेस्ट से मिल रहा था। फॉरेस्ट खो दिया मतलब उन्होंने अपना फूड खो दिया, अपना लाइवलीहुड का वे खो दिया। इसके अलावा जो उनके ट्रेडिशनल होमलैंड थे, जहाँ वो रह रहे थे, उन्होंने वो भी खो दिया, जिसकी वजह से आदिवासी को अब शहर आके रहना पड़ा। ठीक है ना, माइग्रेट करना पड़ा सिटीज़ में काम करने के लिए। और उसमें भी जब वो सिटी में आए ना काम करने के लिए, जो एम्प्लॉयर्स है ना, उन्होंने उनको बहुत लो वेजेस में अपने पास रखा, मतलब उनको बहुत कम सैलरी देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे आदिवासी पॉवर्टी के साइकिल में फंस गए। ठीक है, पॉवर्टी के साइकिल में और डेप्रीवेशन की साइकिल में फंस गए। तो देखिए, आज 45% आदिवासी जो रूरल एरिया में रह रहे हैं और 35% आदिवासी जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं। ठीक है ना, वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, बहुत गरीब हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब उनके पास पैसा तो है नहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल्स का लिटरेसी रेट भी कम होता जा रहा है, मतलब बहुत कम है। ठीक है ना, बहुत कम है ट्राइबल्स का लिटरेसी रेट, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको अच्छी जगह जॉब नहीं मिल पा रही है, और फर्दर वो और पॉवर्टी लाइन में फंसते ही जा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, खाना नहीं अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिससे उनके बच्चे मेल नरिश्ड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ना आदिवासी को उनके लैंड से हटाया गया, तो उन्होंने सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं खोया, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ खोया। उन्होंने अपना ट्रेडिशन, कस्टम, जैसे वो रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही खो दी एक तरीके से। ठीक है, अपने ट्रेडिशन खो दिए, कस्टम खो दिए। तो इसी से रिलेटेड गोविंदा मरन हैं, उनको भी डिस्प्लेस किया गया था रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि उड़ीसा में बन रहा था। तो उन्होंने बताया है कि जो रिफाइनरी वाले थे, उन्होंने हमारी फार्म लैंड ले ली जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, कुछ ही घर छोड़े हमारे लिए, उन्होंने हमारा क्रिमेशन ग्राउंड ले लिया जहाँ पे अंतिम संस्कार करते थे, हमारे मंदिर ले लिए, वेल ले लिए, पॉन्ड्स ले लिए, तब हम सर्वाइव कैसे करें? तो ये पूछ रहे हैं गोविंदा मरन। ठीक है ना, तो ट्राइबल्स ने ये शो करता है कि कितना ज़्यादा सहा है अभी तक। ठीक है ना, इंडस्ट्री और माइनिंग की वजह से। तो देखिए, जैसे अपन ने पढ़ा कि सोशल डायमेंशन है और जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि सोशली जब अपन ने ट्राइबल से उनके फॉरेस्ट लिए, ठीक है ना, ये सोशल डायमेंशन है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनका इकोनॉमिक डायमेंशन पे पड़ा, उनके इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया। तो इकोनॉमिक डायमेंशन और सोशल डायमेंशन दोनों इंटरकनेक्टेड है, और अगर एक में भी डिस्ट्रक्शन होगा ना, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना डिस्प्लेसमेंट की और डिस्पोशन की, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थी हमेशा से ट्राइब्स के लिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थी। आई होप आपको यहाँ तक ट्राइब्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।